everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the another lecture on centrally sponsored schemes. So we have already done part 1 of this scheme. Okay, so part 1 जो है centrally sponsored schemes का हम वो कर चुके हैं. This is part 2. Again I said कि be patient for this topic because this topic is lengthy. Okay, तो इसको हम एक एक करके इन स्कीम्स को समझेंगे and this is very very important for all the exams you are going to appear. ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स जो है वो कवर किए हैं. तो पार्ट 1 में हमने क्या स्टडी किया था? हमने देखा था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या हैं एंड व्हाट आर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विच आर जॉइंटली फंडेड बाय द स्टेट एज वेल एज सेंटर, और आई वुड से सेंटर एज वेल एज स्टेट, बिकॉज जो सेंटर की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा रहती है स्टेट के कंपेरिजन में. ठीक है, और बट दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट एजेंसीज को, स्टेट को जो है इम्प्लीमेंटेशन का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी है सेंटर ने. ठीक है, ओके. उसके बाद हमने समझा था कि इन स्कीम्स के अंडर देखिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ये 30 होनी चाहिए, इसके एक्सीड नहीं करनी चाहिए. ठीक है, बट येस इन 30 के अंदर फिर फर्दर अम्ब्रेला स्कीम्स हैं. ओके, अम्ब्रेला स्कीम्स का मतलब इसके अंदर सब स्कीम्स हैं. ओके, तो इसमें हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, देन वी हैव कोर स्कीम्स एंड देन वी हैव ऑप्शनल स्कीम्स. ओके, तो जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं दे आर 6 इन नंबर. कोर स्कीम्स जो हैं दे आर 23 to 24 इन नंबर एंड देयर इज नो ऑप्शनल स्कीम राइट नाउ व्हिच इज गोइंग ऑन. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोर ऑफ द कोर स्कीम्स की. जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं दे आर 6 इन नंबर एज डिस्कस्ड इन माय लास्ट लेक्चर. कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या है? 6 हैं इन नंबर. ओके, तो इनको एक एक करके हम सभी स्कीम्स को देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की, NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, फर्स्ट स्कीम ऑफ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. देखिए, अगर मैं पहली स्कीम की बात करूं विच इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो सबसे पहले देखिए स्कीम जब भी कोई होती है उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये जो है स्कीम आती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ये स्कीम जो है कब कमेंस हुई थी? तो दिस स्कीम वाज कमेंस्ड ऑन 15 अगस्त 1995. ठीक है, 15 अगस्त 1995 को आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी स्कीम है ये. 95 में ये जो स्कीम है ये कमेंस हुई थी और आज भी ये जो स्कीम है ये चल रही है. ठीक है, विद सम अमेंडमेंट्स. ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ स्कीम्स में कुछ चेंजेस भी जो हैं, जो भी गवर्नमेंट आती जाती है वो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाती रहती है. ठीक है, तो 1995 15 अगस्त को ये जो स्कीम है ये कमेंस की गई थी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कीम के अब ये देख लेते हैं. इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम. सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है ये जो कि प्रोवाइड करता है फिनेंशियल असिस्टेंस टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन. ये क्या करता है इस प्रोग्राम, इस स्कीम के अंडर क्या है बेटा कि सोशल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है, सॉरी फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है. कौन सी असिस्टेंस दी जाती है? फिनेंशियल असिस्टेंस, यानी मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है. फिनेंशियल जो है फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है. इसमें किन लोगों को फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है? जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे उन लोगों को असिस्टेंस दी जाती है विच आर BPL, विच आर बिलो पॉवर्टी लाइन, इन फॉर्म ऑफ पेंशन. मतलब इन सम और द अदर फॉर्म, पेंशन की फॉर्म में, या फिर एक स्कीम आप देखेंगे इसके अंदर जिसमें अनाज जो है, ग्रेन्स जो है वो दिए जाते हैं, या फिर पेंशन दी जाती है, डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है. ठीक है, अब इस BPL के अंडर भी फिर कुछ कैटेगरीज हैं किनको दी जाती हैं ये देखिए. एक तो जो एजिड पर्सन होगा, कोई भी एज पर्सन होगा उसको दी जाएगी, या विडोज को दी जाएगी. ठीक है, विडोज की भी एज स्पेसिफाई है यहाँ पे, 40 ईयर्स अबव जो विडोज है उनको दी जाएंगी. डिसेबल्ड पर्सनस को दी जाएंगी. ठीक है, या फिर बिरीव्ड फैमिली, अगर किसी की मतलब किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है जो कि प्राइमरी ब्रेड विनर था, प्राइमरी जो है सोर्स ऑफ इनकम था फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो पीछे जो फैमिली बचेगी, बिरीव जो भी डेथ जिसकी हो जाएगी उसकी जो फैमिली है, उसके जो किन्स हैं, ठीक है, उनको पेंशन दी जाएगी. तो हम देखेंगे इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं BPL में. ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं स्कीम के. ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम? विल सी. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कोर ऑफ द कोर स्कीम. यस, दिस तो वी नो, अभी हमने पढ़ा इसको. ठीक है, फॉर गेटिंग बेनिफिट्स अंडर NSAP यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, द एप्लीकेंट मस्ट बिलोंग टू अ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली. यस, ये भी हमने पढ़ा. ठीक है, इसके अंडर क्या है कि जो 100% जो सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी
स्टेट्स को भी दी जाएगी, यूटीज को भी दी जाएगी। अब इस प्रोग्राम के अंडर क्या होता है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में क्या है, 100% जो फंडिंग है दैट इज बाय द सेंटर, ठीक है। अगर ये स्कीम किसी स्टेट में लागू हो रही है या किसी यूनियन टेरिटरी में लागू हो रही है, लेकिन असिस्टेंस कौन देगा, इसका 100% जो फंडिंग है वो कौन करेगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अंडरस्टूड, यानी डायरेक्टली सेंटर से पैसा जो है अकाउंट में आएगा, जो भी इसका बेनिफिशियरी है उसके, ठीक है। द स्कीम्स फुलफिल्स द आइडियल्स ऑफ मेंशन्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 41। देखिए क्या है, हमारे जो डीपीएसपी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, विच आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। कौन से पार्ट में हमारे डीपीएसपी हैं, तो पार्ट 4 में है। कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो डीपीएसपी में कवर होते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 दे आर कवर्ड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो आइडियल्स हैं जिसपे जो हमारी स्टेट या जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, वो आइडियल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे डीपीएसपीज हैं जो सोशलिस्टिक आइडिया के हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि गांधीयन प्रिंसिपल्स जिनको कहा जाता है, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है। तो देयर आर ये जो आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल ऑफ डीपीएसपी, ये तो पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। अब डीपीएसपी के अंडर जो आर्टिकल 41 है ना, जीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल 41 है वो स्टेट को, ठीक है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट आप समझ लीजिए, ठीक है, वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने लोगों को पब्लिक असिस्टेंस देनी है, सिटीजन्स को, ठीक है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, अगर वो ओल्ड एज हैं, अगर वो सिक हैं या वो डिसेबल हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आप कह सकते हो, ये जो एनएसएपी जो स्कीम है, जो नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम जो है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दिया है उसको फुलफिल करती है। ये जो स्कीम है ये इस डीपीएसपी को फुलफिल करती है। ये स्टेट की कुछ ऑब्लिगेशन भी नहीं, ऑब्लिगेशन इज समथिंग विच इज मैंडेटरी, यानी स्टेट जो है इट शुड डू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो जो हमारी, अगर हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, हमारी जो कंट्री है एक वेलफेयर कंट्री है, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डू वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो कि हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 41 में दिया है कि इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ ओल्ड एज, इन केस ऑफ सिकनेस एंड इन केस ऑफ डिसेबलमेंट, जो स्टेट है इट शुड फुलफिल द आइडियल्स अंडर दिस, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, ओके। अब पहले क्या होता था, खैर दिस पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कि जो एक नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है, एक स्कीम है विच इज नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ये भी इस स्कीम का पार्ट थी, लेकिन लेटर ऑन दिस स्कीम वाज ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि ये जो स्कीम्स है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी हैं, तो टोटल 30 है नंबर, ठीक है। जो भी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं 29 to 30, ये फर्दर इम्प्लीमेंट वेरियस मिनिस्ट्रीज करती हैं। जिस मिनिस्ट्री के अंडर जो भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बोला कि नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, ये किसके अंडर अब आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आ गई है, ठीक है। अगर मैं एमजी नरेगा की बात करूं तो वो रूरल जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल वेलफेयर, वो देखेगी, ठीक है। तो देयर आर जो भी स्कीम्स जो हैं वो फर्दर क्या किया जाता है, वो फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, तो फर्दर जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको दे दी जाती हैं ये स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, ओके। अब ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, फर्स्ट स्कीम अंडर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं। इसके अंडर फर्दर 5 सब स्कीम्स हैं, ठीक है। देखो एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हमने स्टार्ट की हैं। इसके अंडर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के अंडर कितनी स्कीम्स हैं, 6 स्कीम्स हैं। इस 6 में से एक स्कीम जो है ये अभी हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्कीम विच इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ओके। और इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर फर्दर कितनी स्कीम्स हैं जी, 5 स्कीम्स हैं, ठीक है। तो इन 5 स्कीम्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट स्कीम है वो क्या है, ठीक है, ये जो पहली वाली स्कीम है। तो फर्स्ट स्कीम इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओके। सेकेंड स्कीम इज इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ओके। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनको, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज वी हैव, ओके, द फर्स्ट वन इज इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ठीक है, IGNWPS, क्या है,
इंदिरा गांधी नेशनल, ठीक है, नेशनल विडोज पेंशन, वन सेकेंड, नो, ठीक है, पहली स्कीम ये है, सॉरी, विडोज की जो स्कीम है दैट इज ऑन, मतलब इसको भी खैर पहले पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे हम विडो स्कीम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, सॉरी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओके, इसके अंडर क्या है कि जो एलिजिबिलिटी एज है दैट शुड बी 60 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। देखिए ओल्ड एज की बात चल रही है तो ऑब्वियसली इस स्कीम के अंडर, यानी इस स्कीम के अंडर होगा क्या कि पेंशन दी जाएगी ओल्ड एज वाले लोगों को। कितने ओल्ड एज, 60 ईयर्स और अबव की जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, 60 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, 60 ईयर के अबव के जो लोग हैं उनको ये पेंशन दी जाएगी। तो अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम एलिजिबिलिटी एज है 60 ईयर्स। कितनी पेंशन दी जाएगी, तो पेंशन दी जाएगी ऑफ ₹200 पर मंथ, ठीक है, ₹200 पर मंथ दिए जाएंगे 60 to 79 ईयर्स तक, ठीक है। 80 ईयर्स अबव, 80 एंड 80 ईयर्स अबव ये जो पैसे हैं ये इंक्रीज कर दिए जाएंगे टू ₹500 पर मंथ, ठीक है। एंड इट इज अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि खुद से जो बेनिफिशियरी है उसको खुद से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है, होली सोली इसको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगी, ठीक है। इसमें मतलब खुद से किसी को भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है, सेंटर जो है वो डायरेक्टली इसमें पैसे जो है वो देगी, प्रोवाइड करेगी बेनिफिशियरी को, ठीक है। इंदिरा गांधी अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम क्या एलिजिबिलिटी एज है, 60 ईयर्स ऑफ एलिजिबिलिटी एज है, जिसमें ₹200 पर मंथ दिए जाएंगे, अंडरस्टूड। और 80 ईयर्स के बाद ₹500 कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम जो है दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इसके अंडर क्या है, देखिए विडोज के बारे में है, ऑब्वियसली विडोज को पेंशन दी जाएगी, बट विडोज जिनकी एज 40 ईयर्स से अबव है, ठीक है, विडोज जिनकी एज 40 ईयर्स से अबव है, ओके, उनको पेंशन दी जाएगी। उनको कितनी पेंशन दी जाएगी, ₹300 पर मंथ, कितनी, ₹300 पर मंथ एंड 500 पर मंथ वंस she'll cover the age of 80 years or above, okay। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन। तो ऑब्वियसली किसको दी जाएगी, जिनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होगी। यहाँ पे जो एज है दैट इज 18 ईयर्स और अबव, 18 ईयर्स से अबव जो एज ग्रुप के जो लोग हैं जो डिसेबल हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो डिसेबिलिटी है वो 80% होनी चाहिए, डिसेबिलिटी लेवल जो है मिनिमम 80% लेवल होना चाहिए। 18 ईयर्स से अबव जो है उनको ये पेंशन दी जाएगी। और कितनी है ये, ₹300 पर मंथ टिल 80 ईयर्स ऑफ एज, ओके, और उसके अबव ₹500, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में आप समझिए पूरी फैमिली को यानी बेनिफिट। आप किस शेप में बेनिफिट मिलेगा ये, कि अगर आप मान लीजिए कि जहाँ का कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग जो भी इंसान है फैमिली में, चाहे वो मतलब मैन है चाहे वो वुमेन है, ठीक है, ओके, तो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जो प्राइमरी ब्रेड अर्नर था या प्राइमरी जो है सोर्स ऑफ इनकम था फैमिली की, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के केस में एक जो लमसम अमाउंट ऑफ ₹20,000, चाहे डेथ किसी भी कारण हुई हो, ओके, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन वो फैमिली है, डेथ किसी भी कारण हुई हो तो रुपीज़, और वो प्राइमरी ब्रेड विनर हो फैमिली का, उसकी डेथ हो जाती है तो ₹20,000 जो है, ₹20,000 लमसम अमाउंट जो है वो दिया जाएगा उस फैमिली को अंडर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं विच इज अन्नपूर्णा स्कीम। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, अन्नपूर्णा। तो नाम से ही आप समझ जाएंगे अन्नपूर्णा स्कीम मतलब विच इज रिलेटेड टू फूड, ठीक है, फूड ग्रेन्स के रिलेटेड है ये स्कीम। इस स्कीम के अंडर क्या है, देखो इस स्कीम के अंडर क्या है कि अंडर इट 10 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स व्हीट और राइस पर मंथ इज गिवन टू दी ओल्ड एज्ड पर्सन्स हु आर एलिजिबल अंडर। देखिए क्या है स्कीम के अंडर, आपको बताती हूँ मैं। इस स्कीम के अंडर क्या है, अन्नपूर्णा स्कीम के अंडर, कि 10 kgs ऑफ व्हीट और राइस जो है पर मंथ दिया जाएगा, किसको, मतलब आप कह सकते हो फैमिली को दिया जाएगा या ओल्ड एज को दिया जाएगा, लेकिन उन ओल्ड एज को दिया जाएगा जिन्होंने, जो पहली स्कीम हमने इसके अंडर पढ़ी थी विच इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अगर इस स्कीम के अंडर कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है, ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हमने पढ़ी थी IGNOAPS, ठीक है। इस स्कीम के अंडर अगर कोई जो फॉल करता है, कोई ओल्ड एज 60 ईयर्स अबव फॉल करता है, लेकिन वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहा,
इस स्कीम के अंडर क्या था कि पेंशन ऑफ ₹200 पर मंथ विल बी गिवन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहा है तो वो अन्नपूर्णा स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। अगर वो इस स्कीम का बेनिफिट ले रहा है फिर वो अन्नपूर्णा स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहा है तो उस पे फिर अन्नपूर्णा स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, ऐसा समझिए। समझ आ गई बात? ओके। फूड ग्रेन्स अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर जो फूड ग्रेन्स हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एट BPL रेट्स। ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो होता है उसके थ्रू। ठीक है, ओके। Next and the very important scheme obviously which is mentioned in your syllabus specially is MG नरेगा। ठीक है, which is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अच्छा, पहली स्कीम जो है समझ आ गई। ओके, फर्स्ट स्कीम हमने जो है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स की जो पहली स्कीम थी वो वी हैव फिनिश्ड इट ऑफ which is national social assistance program. This is the second scheme which we are going to cover under core of these core schemes which is MGNREGA। MG नरेगा भी इसको कहते हैं। ठीक है, मनरेगा भी कई लोग इसको कहते हैं। विच इज़ महात्मा गांधी, इसकी पहले तो फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। MG मतलब महात्मा गांधी, N मतलब नेशनल, R स्टैंड्स फॉर रूरल, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, G स्टैंड्स फॉर गारंटी, A स्टैंड्स फॉर एक्ट। ठीक है, तो MG नरेगा जो है इट वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त 2005। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो स्कीम है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर जो है ये कवर होती है। ये जो है ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बाय द वे ये जो MG नरेगा जो स्कीम है ये ऑलरेडी ये स्कीम मैं कवर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। मैंने ये MG नरेगा स्कीम पहले भी करवाई हुई है। ठीक है, बट इसमें अभी मैं इसमें थोड़ी मैंने और एडिशन की हुई है क्योंकि स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है तो इसको मैंने और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कुछ और पॉइंट्स इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो एक्ट है देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कितने डेज की इस देखिए सबसे पहले इसमें है क्या, एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। क्या कर रहा है ये एक्ट, क्या कर रहा है ये स्कीम, क्या कर रही है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रही है लोगों को। कौन से लोगों को? रूरल एरियाज के लोगों को दे रही है एम्प्लॉयमेंट गारंटी। कितने दिनों की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रही है? 100 डेज की। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, MG नरेगा के अंडर जो भी रूरल एरियाज के जो लोग हैं, ठीक है, वो अपने आप को जाके रजिस्टर करते हैं पंचायत में, या स्पेसिफिकली मैं बोलूँ ग्राम पंचायत में जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, फिर उनको क्या होता है, जॉब कार्ड इशू होता है। क्या होता है? जॉब कार्ड इशू होता है। उसमें उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो सब दिया होता है। उसमें उनकी एक फ़ोटो भी लगी होती है, उस एप्लीकेंट की फ़ोटो भी लगी होगी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि इसको फॉर्म को भरने में कोई पैसा वगैरह लगेगा। ठीक है, वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो देंगे। उसके बाद जो है इस एप्लीकेशन के बेसिस पे उनको एक मिलेगा जॉब कार्ड। क्या मिलेगा? जॉब कार्ड। ठीक है, तो वो जो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके पास एक जॉब कार्ड होगा और वो जॉब कार्ड जो है उसके आधार पे उनको जो है उसके बेसिस पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट कितने दिनों की मिलेगी? 100 डेज की मिलेगी। कितने दिनों की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? 100 डेज की उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। समझ आ गई बात? ओके ओके। अब क्या है, और ये जब किसी एप्लीकेंट ने सपोज एप्लीकेशन दी या अपना नाम, एप्लीकेशन मतलब अपना नाम रजिस्टर करवाया, ठीक है, किसी रूरल इंसान ने अपना नाम जो है यहाँ पे रजिस्टर करवाया कि भाई मुझे MG नरेगा के अंडर जो है काम करना है, ठीक है, तो उसके रजिस्टर करने के विदिन 15 डेज उसको एम्प्लॉयमेंट जो है वो देनी ही पड़ेगी, विदिन 15 डेज। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत की टू सी कि ये जो है 15 डेज के अंडर उसको जो है एम्प्लॉयमेंट देनी ही पड़ेगी। ओके, द एक्ट प्रोवाइड्स 100 डेज assured employment every year to adult members of any rural household willing to do public work related to unskilled manual work। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है इसके अंडर। ठीक है, एट अ स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। ठीक, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, ओके सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज जो है वो देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है ये और यहाँ पे स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मिनिमम वेज क्या है ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ओके, 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर विमेन, और इसमें से 1/3 जो जॉब्स हैं ये विमेन के लिए जो है रिजर्व रखी गई हैं। यानी ये आप कह सकते हो कि जेंडर इम्पैरिटी को भी रिड्यूस करने की कोशिश करता है MG नरेगा। ठीक है, इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विदिन 15 डेज, और अगर 15 डेज के अंदर उस एप्लीकेंट को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई, ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे याद रख सकते हो आप एमजी नरेगा में कि पूरे साल में 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेंट को देनी ही देनी है। मिनिमम वेज जो भी इसके अंडर जो सेट किया गया है एमजी नरेगा स्कीम के अंडर, वो भी देना ही देना है एप्लीकेंट को विद इन 15 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब क्या हुआ था, देखिए जो एमजी नरेगा स्कीम है ना आज की डेट में, इसको पहले नरेगा कहा जाता था, सिर्फ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता था। ठीक है, यानी कि ये जो नॉमेनक्लेचर जो है नरेगा से एमजी नरेगा चेंज हो गया। ये कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये कि 2 अक्टूबर 2019 से ये जो नाम है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है तो इसका नाम जो है महात्मा गांधी नरेगा रख दिया गया 2009 में। ओके, सेक्शन 1(1) जो है इसको अमेंड किया गया फॉर रीनेमिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विद द वर्ड्स, जब ये महात्मा गांधी वर्ड्स जो है ये ऐड किए गए इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में। ठीक है, खैर ये सेक्शन याद रखना है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2019 याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा का नाम एमजी नरेगा रख दिया गया। ठीक है, एमजी नरेगा जो है इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। यस, जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री के, वहां पे ये जो भी ये स्कीम है ये इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, सभी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में ये एमजी नरेगा जो है इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, एमजी नरेगा जो है ये स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक है, विद द इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी 2006 से ये इफेक्ट में आ गई थी। ओके, एंड सब्सिक्वेंटली रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स वर इंक्लूडेड अंडर द एक्ट। ओके, करंटली द एक्ट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। अभी भी ये जो एक्ट है ये आप कह सकते हो, मतलब ये स्कीम जो है ये अभी भी चल रही है, एंड नियरली 644 डिस्ट्रिक्ट्स जो है कंट्री के यहाँ पे जो भी नियरली आप कह सकते हो कि 1 सेकेंड, ओके, तो 644 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये टोटल अभी भी कवर कर रही है विद सब्सटैंशियल रूरल पॉपुलेशन। ओके, फिनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने एलोकेट किए हैं ₹73,000 करोड़ इन द यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 फॉर एमजी नरेगा। यानी अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर जो हमारा जो बजट है उसमें एमजी नरेगा में 73,000 करोड़ रुपीस जो है ये आप कह सकते हो कि एलोकेट किए गए। ठीक है, अभी के फाइनेंशियल ईयर में। ऑल राइट, अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। द एक्ट प्रोवाइड्स 100 डेज assured एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एडल्ट मेंबर्स यानी 18 ईयर्स प्लस। ठीक है, जो भी 18 ईयर्स प्लस जो मेंबर्स हैं वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। 18 साल के जो छोटा कोई भी होगा वो इसमें रजिस्टर नहीं कर सकता। 18 साल से ऊपर के जो उम्र के हैं वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और इसमें 100 डेज की assured एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जाएगी टू एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो भी करेंगे एट अ स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड रिसोर्स बेस ऑफ द पुअर। ऑब्वियसली जो भी पुअर लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो एक्ट है ये लाया गया। प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन, और ये जो स्कीम है ये भी सोशल इंक्लूजन को इंश्योर कर रही है। स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यस दिस स्कीम इज स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एज वेल, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ही आप कह सकते हो they are primarily responsible for implementing MG Narega, you will see, ठीक है later. Okay, the applicant must be part of a local household. जो applicant है ये उस area का local जो है होना चाहिए. Okay, application must be made to the local ग्राम पंचायत. जो भी लोकल ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा रोल है. ग्राम पंचायत के पास ये जो एप्लीकेशन है ये पहुंचनी चाहिए, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी प्राइमरली ग्राम पंचायत के थ्रू ही होती है एमजी नरेगा की. ओके, एमजी नरेगा इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय ग्राम पंचायत. यस, जो एमजी नरेगा है ये मेनली ग्राम पंचायत के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है. जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं यानी 18 ईयर्स अबव के जो मेंबर्स हैं रूरल हाउस होल्ड के, वो क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस विद 1 फोटोग्राफ ये किसके पास सबमिट करवाएंगे, ग्राम पंचायत के पास. फिर जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेगी, वो उसको रजिस्टर कर लेगी और क्या करेगी, जॉब कार्ड इशू कर देगी. मैंने जैसे आपको बिगनिंग में बताया कि उस एप्लीकेंट को एक जॉब कार्ड जो है वो इशू करेगी. ठीक है, जॉब कार्ड जो है वो कंटेन करेगा उस मेंबर की डिटेल्स जो है वो पूरे उसमें जो है वो बताएगा. ठीक है, और उसको एनरोल करेगा विद हिज और हर फोटो. ओके,
अब ये जो पंचायत है ना, पंचायत एक प्रोग्राम ऑफिसर पीओ भी अपॉइंट करती है इस प्रोग्राम के लिए, एमजी नरेगा के लिए, ठीक है। अब ये जो पीओ है विच इज प्रोग्राम ऑफिसर या फिर जो पंचायत है, ठीक है, वो क्या करेगी, इसकी जो वैलिडेशन है यानी ये जो वैलिड एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेगी और फिर क्या करेगी, एक इशू कर देगी एक रिसीट, एप्लीकेशन की रिसीट जो है वो उसको इशू कर देगी अलॉन्ग विद द जॉब कार्ड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक तो मैंने आपको कहा विद इन 15 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर 100 डेज इन अ ईयर, ठीक है। 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट देनी ही देनी है। और जहां पे भी उस एप्लीकेंट का घर है, जहां पे भी उस बंदे का घर है, ठीक है, उसके विद इन 15 किलोमीटर्स, ठीक है, तो 15 किलोमीटर्स रेडियस के अंदर अंदर जो है उसको जॉब मिलनी चाहिए। अगर 15 किलोमीटर्स के ज़्यादा, अगर 15 किलोमीटर्स के आगे जो है उसको जॉब मिलती है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा वेज जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उस एप्लीकेंट को एक्स्ट्रा वेज जो है वो देना पड़ेगा अगर 15 किलोमीटर से आगे जाके वो काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि द नेशनल एवरेज वेज अंडर एमजी नरेगा विल इंक्रीज टू ₹202 पर पर्सन पर डे फ्रॉम ₹182। तो इस सेंटेंस को आप ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस जो है ये इसमें एक्चुअली अब चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है, ये सेंटेंस जो है इसमें अब चेंज आ चुकी है और प्लस इस सेंटेंस में भी, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, नोट्स में मैं ये सेंटेंसेस नहीं रखूंगी। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, इसमें क्या है बेसिकली कि जो पहले जो वेज था दैट वाज ₹182 एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक, जो भी पर डे, ये पर डे का वेज है, ठीक है। इन वेजेस को अब चेंज किया गया है बेसिकली, ठीक है, ये थोड़ा पुराना डाटा है ये वाला, ये आप रहने दीजिएगा, सॉरी ये वाला नहीं, वेट 1 सेकेंड, आई विल शो यू दिस वन, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेज रेट्स हैं, बेसिकली क्या है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेज रेट्स हैं इसके एमजी नरेगा के जो पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो कहीं पे ₹182, पहले ₹182 था, फिर ऐसे चर्चा चली कि ₹202 इसको कर दिया जाएगा, बट देयर इज अ परसेंटेज चेंज, ठीक है। कहीं किसी स्टेट में ये चेंज हुआ है, कई स्टेट्स में ये वेज इंक्रीज किया गया है, कई स्टेट्स में वेज डिक्रीज किया गया है, ठीक है। ये जो वेज है ये डिपेंड्स, अभी बताऊंगी मैं आपको, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है। 200 तो आप लगा लीजिए 200 से 250 रुपये तक का जो वेज है पर डे वो मिलता है एमजी नरेगा के अंडर जो एप्लीकेंट होते हैं उनको, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक वेज रेट नहीं है, सभी स्टेट्स में अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है। ये आप इतनी बात समझिए, इन सेंटेंसेस को रहने दीजिए, ठीक है, ओके। इसमें अलग अलग वेज हैं, अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के, ओके। अब देखिए आगे क्या है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग रूरल एसेट्स, एमजी नरेगा ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो देता ही है एमजी नरेगा, जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो देता है, साथ में क्या करता है, रूरल एसेट्स को बनाता है। ऑब्वियसली देखिए इसके अंडर होगा क्या कि सपोज नालियाँ वगैरह बनानी है, रोड्स बनानी हैं, वेल्स बनाने हैं, ठीक है, कहीं पे कुएं बनाने हैं कुछ, तो इनमें ये वेजेस जो हैं, ये जो लेबर्स हैं आप कह सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ लेबर्स ये काम करते हैं, ये जो रूरल जो लोग हैं इन कंस्ट्रक्शन वर्क में ये लोग काम करते हैं, ठीक है, इस एमजी नरेगा के अंडर, इनमें इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। अब जब वेल्स बनेंगे या आप कह सकते हो सड़कें बनेंगी, रोड्स बनेंगे, ड्रेन्स बनेंगी, तो ये क्या करेंगी, रूरल एसेट्स को बनाएंगी, ठीक है। तो रूरल एसेट्स बनते हैं इसके अंडर, प्लस इट इज़ प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, इट इज़ एम्पावरिंग रूरल विमेन एज वेल, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी विमेन अंडर एमजी नरेगा प्रोग्राम, तो विमेन को ये क्या करता है, एम्पावर करता है, रिड्यूसिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब जो है माइग्रेशन नहीं होगी, मतलब रूरल लोग सोचेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से जो रूरल लोग हैं वो काफ़ी माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ फॉर एम्प्लॉयमेंट सेक, राइट। तो इनको रूरल अर्बन माइग्रेशन को रिड्यूस करता है, फॉस्टरिंग सोशल इक्विटी, और सोशल इक्विटी भी मतलब इट एक्चुअली इट ट्राइज टू रिड्यूस द इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो ये सोशल इक्विटी भी लाने की कोशिश करता है एमजी नरेगा प्रोग्राम, ओके ओके। The union government has notified that the revised wage rates under MG Narega, the wages have been revised for the financial year ending 2023 would be applicable from 1st April 2022. MG Narega देखिए इसमें क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वेट, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है कि देखिए अभी जो रिसेंटली ही हुआ था, ये ज़्यादा इसमें टाइम नहीं हुआ है, ये आप कह सकते हो कि करंट की ये न्यूज़ है कि अभी जो एमजी नरेगा के जो वेज रेट्स हैं वो रिवाइज हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि एमजी नरेगा के जो मैंने आपको इसमें एक में लाइन लिखी थी कि 182 से जो है ये 202 वेज रेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी
ये थोड़ी पहले की न्यूज़ है। अभी की न्यूज़ करंट की ये है कि इन वेज रेट्स में चेंज लाया गया है और ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं ये वेज रेट चेंज, ठीक है। 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर से ये जो वेज रेट्स हैं इनको चेंज कर दिया गया है। तो हर साल ये जो वेज रेट है बेसिकली चेंज होते हैं, एवरी ईयर दिस वेज रेट्स आर चेंज। थोड़ा सा इसमें चेंज आता है, कई बार चेंज नहीं भी आता, सेम रखा जाता है, कई बार चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो एमजी नरेगा का जो वेज रेट है ना, ये फिक्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, अकॉर्डिंग टू CPI-AL, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AL। नाउ व्हाट इज दिस CPI-AL? देखिए मैंने ये क्या है, ये मैं ऑलरेडी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एग्रीकल्चर लेबर का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यू गो टू माय प्रीवियस लेक्चर्स इन इकोनॉमी, अगर आप इंडियन इकोनॉमी के मेरे लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में सब बता दिया है। तो होता क्या है, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये बेसिकली क्या है, दीज आर द मेजर्स टू, ये क्या है, CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है कि जो भी मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है CPI, ठीक है। इन्फ्लेशन को यानी कितनी महंगाई हो रही है या कितनी जो रेट है वो जो चीज़ों के जो रेट है वो सस्ते हो रहे हैं, चीज़ों के जो रेट है वो महंगे हो रहे हैं। स्पेशली अगर मैं महंगे की बात करूँ विच इज़ इंक्लूडेड इन द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करता है CPI, ओके। तो CPI-AL जो है विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, उसके बेसिस पे जो वेज रेट्स हैं वो चेंज किए जाते हैं, ठीक है, ओके। ये कैसे होता है, क्या होता है, अगर आप CPI की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स देख लीजिए, वहाँ पे आप इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो देख लीजिए। उसमें मैंने CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है विच इज़ WPI, वो सब मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आप इतना समझिए कि जो MG नरेगा के जो वेज रेट्स हैं वो फिक्स किए जाते हैं थ्रू CPI विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उनको फिक्स किया जाता है थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर AL के थ्रू, ओके। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि ये जो MG नरेगा के जो वेज रेट्स हैं उनमें चेंजेस आई हैं। क्या हुआ है, MG नरेगा के वेज रेट्स में चेंजेस आई हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अबाउट 21 स्टेट्स रिसीव्ड अ वेज हाइक ऑफ लेस देन 5%, ओके। तो 21 स्टेट्स में लगभग जो हैं ये जो वेज रेट है ये 5% से कम हाइक किया गया है, ठीक है। जो रेस्ट 10 स्टेट्स में क्या किया गया है, जो वेज रेट है उसको 5% से ज़्यादा इंक्रीज किया गया है, ओके। देखिए, अब ये 5% जो फर्स्ट सेंटेंस है ना कि 21 स्टेट्स में अराउंड 21 स्टेट्स जो हैं वहाँ पे वेज हाइक जो है वो लेस देन 5% है, मतलब कि हो सकता है 1.2% हाइक हो या 2.2% हाइक हो, ठीक है। तो 5% से कम है लेकिन हाइक है, ओके। अच्छा, 10 स्टेट्स में जो है मोर देन 5% हाइक किया गया है, यानी 6% हो सकता है, 7% हो सकता है हाइक किया गया है, ओके। द वेज रेट्स ऑफ, अगर मैं वेज रेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करूं तो इनके वेज रेट्स जो है वो अनचेंज्ड रहे हैं, वो सेम ही हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइक जो है MG नरेगा की जो वेज रेट में जो मैक्सिमम हाइक है वो है 7.14% विच इज़ रिकॉर्डेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। लोएस्ट हाइक जो है विच इज़ 1 पॉइंट, मतलब है तो हाइक ही, हुआ तो इंक्रीज ही है लेकिन कम परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है। तो लोएस्ट हाइक ऑफ 1.77% इज रिकॉर्डेड इन मेघालय। कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, मेघालय में, समझ आ गया। सो दिस इज अबाउट MG नरेगा स्कीम, MG नरेगा स्कीम विच वॉज सेकेंड स्कीम अंडर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ठीक है। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली, सेकेंड भी हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ कमिंग अपॉन टू थर्ड स्कीम। थर्ड स्कीम जो है इट इज अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अब देखिए, इसमें अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ SCs आएंगी, नेक्स्ट स्कीम आएगी अम्ब्रेला स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ STs, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है इट इज अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। लास्ट जो 6th स्कीम है इट इज अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। देखिए, लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये स्कीम्स जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन स्कीम्स पे मुझे नहीं लगता कि इन स्कीम्स पे कोई क्वेश्चन आएगा। इन स्कीम्स, ये जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए जो भी अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है कि सोशल इंक्लूजन करना इन लोगों को, ठीक है। इन लोगों को डिप्राइव्ड, अगर सोशली डिप्राइव्ड हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाना, ठीक है। इनको सोशली और इकोनॉमिकली इनको अपलिफ्ट करना, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, दीज आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दी स्कीम्स आउट देयर, ठीक है। तो देख लेते हैं इनको फटाफट से, इनके अंडर क्या है।
अगर मैं अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एससीज की बात करूं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है। इनमें एक स्कीम आती है विच इज स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम जो है ये एसटीज में भी देखने को मिलेगी आपको। इसमें सिविल राइट्स, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के बारे में जो है काम किया जाएगा। नेक्स्ट एंड द फोर्थ स्कीम इज अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसटीज। इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। ऑब्वियसली एसटीज की बात है तो ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आएगी। इसमें भी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी। ट्राइबल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। एक वन बंधु कल्याण योजना है, वन बंधु काफी पुरानी स्कीम है, आज की डेट में भी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, वन बंधु कल्याण योजना। तो वन बंधु कल्याण योजना के अंडर भी लोगों को एजुकेट किया जाएगा। इनकी फॉरेस्ट जो भी है, अलग अलग जो भी वुड्स की जो टाइप्स हैं, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जाएगी, लोगों को एजुकेट किया जाएगा। तो ये वन बंधु कल्याण योजना है, ये एसटीज के अंडर ये योजना है। फिफ्थ वन इज अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। तो डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स आती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि एजुकेशन स्कीम्स फॉर मद्रासाज एंड माइनॉरिटीज। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है वो इनको इट विल लुक आफ्टर दिस स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है इनको संभालती है। मेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज कंसर्न्ड विद द अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, समझ आ गया। अब माइनॉरिटीज के अंदर जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। वेदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, वेदर दे आर जैनीज, वेदर दे आर मुस्लिम्स, वेदर दे आर सिख्स, वेदर दे आर बुद्धिस्ट्स। तो जो भी माइनॉरिटीज के अंडर जो कम्युनिटीज आती हैं वो सारी इसके अंडर कवर हो जाती हैं अंडर द अम्ब्रेला। यहाँ पे वेरियस स्कीम्स जो है दैट इज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू डेवलप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, फॉर देयर सोशल अपलिफ्टमेंट, फॉर देयर एजुकेशनल टू एजुकेशनल एम्पावर देम, फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए एजुकेशन एम्पावरमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, livelihood and special programs for minorities which will be covered under Ministry of Minority Affairs again, ठीक है। Okay, the last one is umbrella scheme for the development of other vulnerable groups, ठीक है। other vulnerable groups मतलब बाकी जो भी socially deprived groups हैं, ओके, जो किसी ना किसी तरीके से जो ऊपर वाले जो भी स्कीम्स हमने पढ़ी 5 स्कीम्स उनके अंडर अगर रह गए हों तो जो बाकी vulnerable ग्रुप्स हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, स्कीम्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनके लिए दिस विल बी कवर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्कीम्स फॉर अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको कवर करेगा, ठीक है जी। तो ये विद दिस 6 स्कीम्स वी आर डन विद द कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो है हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें जो फर्स्ट 2 स्कीम्स थी ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसमें याद रखना, ओके। जैसे जो फर्स्ट स्कीम थी विच वॉज द नेशनल, द फर्स्ट स्कीम वॉज, देखिए एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो द फर्स्ट स्कीम वॉज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। 15 अगस्त 1995 को ये जो है लॉन्च किया गया था NSAP। और इसके अंडर फर्दर कितनी स्कीम्स हैं, 5 स्कीम्स हैं जो हमने पढ़ी थी, जिसमें पेंशन्स मिलती हैं अलग अलग, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, फिर इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम, ये हमने क्या किया। सेकेंड हमने किया, फर्स्ट ये था, सेकेंड हमने किया MG नरेगा। MG नरेगा के अंदर हमने वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, वेरियस फीचर्स देखिए, अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। और द नेक्स्ट वी डिड अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट। अब देखिए ये जो 3rd 4th 5th 6th ये जो बाकी जो स्कीम्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसमें अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SCs, अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ STs, अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज एंड अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर अदर वल्नरेबल ग्रुप्स जो है इसमें कवर अप होते हैं अप टू 6 स्कीम्स, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। तो दीज आर दी 6 अम्ब्रेला स्कीम्स विच आर कवर्ड अंडर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट डूइंग कोर स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोर स्कीम्स की, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, okay, so see you with the next lecture. Till then, take care, bye bye.